हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी के प्रीवियस ईयर पेपर का हम 2016 का पार्ट 2 आज यानी कि आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट इस पर का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले ही ऑलरेडी हम पार्ट 1 में एसे जो था उस एसे को हम डिस्कस कर चुके हैं। उस एसे को आप प्रेजेंट कंटेक्स्ट में किस ढंग से यूज कर सकते हो ये हमने आपको बताया। उसके पहले ही हम 2019, 2018 और 2017 का हमने पूरे कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया। तो जो भी आपके आर्गुमेंट और रिपोर्ट के उसके भी सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड करवाया, तो वो आप देखिए। एक चीज है और हमने सिलेक्टेड स्टूडेंट का जो उन्होंने लिखा उसका भी आपको आर्गुमेंट रिपोर्ट का सैंपल आपको दिखाया। द थिंग्स ऐसा नहीं है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो बहुत डिफरेंट है, वो तुर्रम खान नहीं है। वो उन्होंने क्या किया, बस रेगुलर रहे, ये उनके लिए एडवांटेज है। आप रेगुलर रहो, सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि चीजों को रेगुलरिटी में करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप रेगुलर रहो, चीजों को लिखो, ये समझो और करो। डूइंग इज बेटर देन थिंकिंग। जस्ट थिंकिंग हैज नो यूज। यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक एक्शन, दैट्स द इंपॉर्टेंट। और आप इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम को हो, दैट डजेंट मैटर। वो जो है आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये जो होंगे वो इंग्लिश में सिर्फ होंगे। और एग्जामिनर नो डाउट सम मिस्टेक्स ही और सी विल टोलरेट। वो जानता है, जैसे जिसका हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है तो शायद रिलेटिवली टोलरेंट, लेकिन टोलरेंट उस सेंस में वो नहीं होगा कि आप एकदम चीजों को थोड़ा सा स्लाइटली मिस्टेक्स है तो शायद वो कंसीडर कर लेंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर को हम ऑलरेडी बता रहे हैं कि हम 2019 से सोल्व कर, ये बता रहे हैं आपको, डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं, ग्रामर का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसका भी प्रोवाइड करवाएंगे। फिर आपका जो 2017 का तो कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा, तो उसमें हमको समझने की जरूरत होती है कि किस ढंग से आप प्रीवियस ईयर पेपर को अपने प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। तो और जिनको भी सीएपीएफ एसी 2020 से का टेस्ट देना है वो आप केन स्टडीज पे जाकर के टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें आर्गुमेंट में पहला ये है, इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन imparting quality education instead of merely increasing its gross enrollment ratio। अब देखो, सबसे पहले ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो नॉर्मली हायर एजुकेशन में यूज होता है। हायर एजुकेशन में तो जीईआर, इंडिया का जीईआर सपोज 26 समथिंग है। तो जीईआर का मतलब है 18 से 20 इयर्स एज ब्रैकेट में कितने लोग यूनिवर्सिटी में एडमिटेड हैं। वो आइदर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जो भी है डॉक्टरेट कर रहे हैं, वोट एवर, आइदर वो ग्रेजुएशन प्लेन बीए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, नर्सिंग के कोर्स कर रहे हैं, उस एज ब्रैकेट में कितने लोग उसमें शामिल हैं। अब देखो, अभी भी चूंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अभी आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कस्तूरी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जो एजुकेशन पॉलिसी पे अपना रिकमेंडेशन दे। क्योंकि अभी जो वर्तमान में हमारी एजुकेशन पॉलिसी चल रही है वो 1986 की चल रही है। 1986 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। तो राजीव गांधी यंग प्राइम मिनिस्टर थे और वो एक तरह से चीजों को वो चेंज करना चाहते थे बहुत सारी, नो डाउट। हाउएवर बाद में कॉन्ट्रडिक्शन उनके नाम से बहुत हुआ, दैट डजंट मैटर। लेकिन हम यहाँ इस चीज में जाते हैं कि उनमें और पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जो कि बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, वो पहले एचआरडी यानी पहले एजुकेशन मिनिस्टर इसका नेम था, जो ये शिक्षा मंत्री, और बाद में एचआरडी मिनिस्टर हो गया, फिर अब शिक्षा मंत्री उसे किया जाना का प्रावधान इसमें किया गया। तो तब 1986 से चलता आ रहा था। आज 1986 से देखो तो आज 34 इयर्स हुए। तो चीजें जो है रैपिड पेस में हम चेंज हो रहे हैं। जो है ना कि बिल, ये आपके बिल गेट्स ने एक बुक लिखा है, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट या कुछ समथिंग ऐसा। जो भी आप है, चीजें चेंज बहुत ज्यादा हो रही है। जस्ट इमेजिन करो, बिल गेट्स खुद
कितने बड़े आईटी जायंट हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के फाउंडर हैं और दुनिया में बहुत कुछ कर रहे हैं। इन्होंने प्रेडिक्ट नहीं किया था, इन्होंने सोचा नहीं था कि इतना कुछ चेंज हो जाएगा, और इन्होंने अपने नहीं, फ्यूचर में भी बहुत मुश्किल बताया था। इनके ही लाइफ टाइम में ये सारी चेंजेज हुई जो इन्होंने इमेजिन नहीं किया था। तो हमारे लिए ये है जो इम्पोर्टेंट है, तो वो चीजें जो है कि ए लॉट ऑफ चीजें चेंज हुई। अब हम उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में हमें एजुकेशन को नए सिरे से सोचना होगा, नए सिरे से। अब जस्ट इमेजिन करो कि सम टाइम पहले, जैसे अभी ग्रेजुएशन वगैरह का देखो, तो हम चूंकि ये हायर एजुकेशन, एक तरह से ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। तो उसमें क्या था कि आपको पहले एक बार आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन सपोज लिया, आपको सर्टेन टाइम में कंप्लीट करना। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि मान के चलो 6 ईयर दिया हुआ है कि 6 ईयर तक में आपको जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करना है। अब यदि आप 6 ईयर में ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड इनवैलिड हो गया। अब जस्ट इमेजिन करो कि किसी आदमी को 2 ईयर्स बाद कोई जॉब मिल गया उस ये में, अब वो जॉब भी नहीं छोड़ सकता है, या फिर 3 ईयर्स के लिए कहीं स्टाइपेंड मिल गया, कहीं स्कॉलरशिप मिल गया, तो उतना ही वो छोड़ करके आगे जा सकता है, फिर बाद में वो कंप्लीट कर ले। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो सिर्फ हमें जो 26% या फिर हम 2035 तक सपोज हम देख रहे हैं कि 50% हो जाए या जो भी, सिर्फ नंबर बढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं। अब जस्ट इमेजिन करो इसमें आप हायर एजुकेशन में क्वालिटी आपकी ये सिचुएशन है कि टॉप 100 में आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। नो यूनिवर्सिटी ऑफ नो इंडियन यूनिवर्सिटी इज इन द टॉप 100 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग। आप नॉमिनल टर्म में, जैसा कि निर्मला सीतारमन जी हमारी वित्त मंत्री फिनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में कहा कि इंडियन इकोनॉमी एट प्रेजेंट एट नॉमिनल रेट, यानी अभी सिचुएशन अभी का मैं वर्तमान का नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन उन्होंने बजट पेश किया था तब बोला इंडियन इकोनॉमी इज 5th लार्जेस्ट इन नॉमिनल टर्म। 3rd लार्जेस्ट तो नो डाउट लंबे समय से आपका पीपीपी पे चल रहा है। आप नॉमिनल टर्म में वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और आपका कोई भी हायर एजुकेशन टॉप 10 में नहीं है। तो ये सिर्फ है कि सिर्फ और सिर्फ इसे नहीं इंक्रीमेंट करना है, उसे बढ़ाना है। कहीं ना कहीं देखो इंडिया में आती है, एक तो फंडिंग की कमी होती है। एक बहुत अच्छा ये था कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बजट जो है हंड्रेड्स ऑफ टाइम जो है जेएनयू से अधिक है। तो अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 10, 20, 50 नोबेल लॉरिएट्स प्रोड्यूस कर चुके। 10 नोबेल लॉरिएट्स हमेशा उसके बोर्ड में रहते हैं। पूरे इंडिया ने आज तक 10 नोबेल लॉरिएट नहीं प्रोड्यूस किया। तो कहीं ना कहीं फंड की कमी, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी। जैसे अब वही चीजें है ना कि आप 3 ईयर्स, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर जो थे डॉक्टर दिनेश सिंह, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, रिनाउंड मैथमेटिशियन, अब उन्होंने आज से जो के कस्तूरी रंगन कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिया, उसे 4 ईयर्स ग्रेजुएशन का उन्होंने पॉलिसी लागू किया। हर तरफ से उनका विरोध हुआ और कहीं ना कहीं उतने टैलेंटेड पर्सन होने के बाद भी उन्हें साइड लाइन कर दिया गया। इंडिया में बहुत सारी चीजें जो होती है हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड करते हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए बहुत सा, अब कोई रिसर्चर है उसने कुछ ये किया, आप उस पर कमेटी बिठा दोगे, कुछ जांच। बेस्ट एग्जांपल जी माधवन नायर, इसरो के चेयरपर्सन, चेयरमैन इसरो के थे, उनके ऊपर आपने जो भी है प्रॉब्लम कुछ हुआ, जो भी करप्शन चार्जेस वगैरह, एक रिनो और बहुत सारे लोगों को उसमें से आपने किया। आप उनको मौका दे सकते हैं। यदि कुछ चीजें, आप ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को एक्सेप्ट करोगे, लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए कि स्मॉल स्मॉल थिंग्स में उनके पास कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब जस्ट इमेजिन करो कि कोई फॉरेन रिसर्चर है, अब वो उसे आप 50 करोड़ पर ईयर मिल रहा है और 5000 का कहीं इधर उधर हो सकता है कि उसने करप्शन किया, लेकिन 5000 यदि कहीं हो गया है उसके चलते आप उसका करियर खराब कर रहे हो, दैट शुड नॉट हैपन। ये पॉलिटिकल, ये उनको ऑटोनॉमी उतनी देनी चाहिए। तो हमारे लिए आज भी ये, जैसे देखो एजुकेशन पे न्यू जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, तो उसके ऊपर आपको रिपोर्ट भी
आ सकता है, आर्गुमेंट भी आ सकता है, फिर से आ सकता है। तो लेकिन ये डिफरेंट फॉर्मेट में आएगा कि जो ये है, क्या ये जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, पैटर्न है, या वी लेट, हम क्या इसे प्रोड्यूस करने में लेट हुए, या इसकी इम्प्लीमेंटेशन या जो भी चीजें हैं उस पे आ सकती है। तो ये चीजें आपको, द ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिली विल मेक ओल्ड एज होम्स इन इंडिया इंक्रीज इन नंबर्स। देखो अब ये जो चीजें हैं ये आपको आर्गुमेंट में नहीं आएगा, लेकिन ऐसे में इसको पूछा जा सकता है रिफ्रेम करके। कोविड 19 जो है, कोविड 19 या जब प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम के टाइम में कुछ ये कहीं ना कहीं देखो, न्यूक्लियर फैमिली की के अपने एडवांटेज हैं और अपने डिसएडवांटेज हैं, लेकिन ये लॉट ऑफ टाइम जो होता है, सम टाइम जो ज्वाइंट फैमिली की आवश्यकता होती है, ज्वाइंट फैमिली जो होते हैं की जरूरत पड़ने पे काफी हेल्पफुल साबित होते हैं। अब जस्ट इमेजिन करो कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, वैसा सिचुएशन आ गया, अब न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है और बच्चे हैं, मान के चलो हस्बैंड जॉब करने के लिए जा रहा, वाइफ जॉब करने के लिए जा रहे, बच्चे कहीं और, बच्चों को या तो आप क्रेच में डालो या फिर हॉस्टल में डालो, तो कहीं ना कहीं वैल्यू वगैरह तो नो डाउट अब ये ओल्ड एज वाला नहीं आएगा, लेकिन उसके अलग वैल्यू टर्म्स में आपको उन चीजों को करना है। फिर कोविड 19 ने एक तरह से फैमिली को किस ढंग से प्रभावित किया, ये सारी चीजों को आपको देखना होगा। अब है रिसीडिंग ग्लेशियर। तो देखो इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है, हमने ऐसे वाला भी जो टॉपिक डिस्कस किया, तो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट उस पे था। एक बात आप मान लो कि और ये फिर रिसीडिंग ग्लेशियर भी है, ये जो है इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, ये सारी चीजें जो है हमेशा है एवरग्रीन टॉपिक है, ये आपसे हमेशा पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या होता है कि जो हिमालय है, मान के चलो हमारे यहाँ जो सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, तो अभी देखो लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी बन गया, यूटी, और जो सियाचिन ग्लेशियर है ये आपका लद्दाख में ही पड़ता है, तो ये रिसीड कर रहा है। फिर उसके बाद देखोगे जो आइस स्तूपा, आइस स्तूपा, सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक का आपने नाम सुना, जो थ्री इडियट्स वाले थे, ठीक है, जिनके ऊपर वो जो आमिर खान जो सोनम वांगचुक का ही रोल करते हैं, तो वो सोनम वांगचुक जो है आइस स्तूपा, आइस स्तूपा का मतलब है कि देखो एक टाइम में जब बर्फबारी हो रही है तो उसको स्तूप के आकार में बना दिया जाए तो वो लंबे समय तक चलता है। वो बर्फ जो है तुरंत डायरेक्ट रिसीड नहीं करता, ग्रेजुअली धीरे धीरे रिसीड करेगा, और उससे जो है कि यूज, उसको वाटर को यूज किया जा सकता है जिस समय। तो एक तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बना, ये भी इंपॉर्टेंट आपके पास है। आइस स्तूपा बीच में अभी चर्चा हाल में रहा है, क्योंकि इसके इसके बाद ये रहा है। फिर देखो अभी जो यूनियन टेरिटरी वगैरह जब से बना है, तो आपका जो लद्दाख का एरिया है वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये और वैसे भी इन्वायरमेंटल कंसर्न को यदि देखा जाए तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आपको लद्दाख के बारे में स्टडी करना है। डायरेक्ट ये भी है कि आपका इस चीज को आप यूज कर सकते हो इन्वायरमेंटल वाले टॉपिक में, इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर जितने भी टॉपिक होते हैं उस पर आप कुछ ना कुछ सर्च करो और उसको वर्तमान में कैसे यूज कर सकते हो इसको देखो। अब यह है बैन ऑन अल्कोहल इन बिहार। तो देखो बैन ऑन अल्कोहल इन बिहार, ये भी अब डायरेक्ट नहीं आना है, क्योंकि वो तब उस समय बैन हुआ था कि इनफैक्ट देखो 2015 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार सीएम बने, तो उनका एक तरह से वो इलेक्शन एजेंडा था वो, और कहीं ना कहीं यदि मैं देखता हूं तो वो सक्सेस नहीं हो पाया है। सरकार भले एक्सेप्ट करे कि वो सक्सेसफुल है, लेकिन अब क्या है कि आपको इस टाइप का कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक जैसे आता है तो आप डायरेक्ट सरकार को ये नहीं कह सकते हैं कि हमने, आप उसी चीज को रेफरेंस में दे सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, या तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, या अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या अकॉर्डिंग टू कस्टम एंड एक्साइज according to this report, या according to सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, according to ये फाइंडिंग्स, कोई भी कमिटी है किसी, आप ब्लाइंडली ये चीज नहीं कर सकते हो। ए लॉट ऑफ टाइम जस्ट इमेजिन करो कि आप किसी गांव में गए हुए हो, वहां उस गांव में एक्चुअली लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, लेकिन
फिर भी सारे लोग अपने नाम में को बीपीएल में डाले हुए हैं। ये बात आपको पता है, यू आर नोइंग द थिंग्स, यू आर नोइंग द फैक्ट्स, बट यू विल नॉट डायरेक्टली राइट द थिंग्स कि आई ऑब्जर्व दिस, यू आर नॉट एन अथॉरिटी। और जो भी प्रॉपर लॉ बनते हैं, कानून बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं, फैसिलिटी दी जाती है, तो वो लार्जर स्टडी स्केल पे, लार्जर स्केल पे, जैसे जस्ट इमेजिन करो कि जो फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो दो नेम आप उसमें सुनोगे जो दिया जा रहा अभी भी। जैसे देखो, फ्री राशन जो है वो 30th नवंबर तक वो एक्सटेंड कर दिया गया। शुरू में इनिशियली 3 मंथ के लिए रखा गया था, फिर उसको एक्सटेंड करके 30th नवंबर तक कर दिया गया। तो इसमें जो है जो इकोनॉमिस्ट है इसमें से, जो मेन फोर फ्रंट पे, डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन, नोबेल लॉरिएट अमर्त्य कुमार सेन और जीन द्रेज, इन दोनों ने प्रॉपर तरीका से स्टडी किया इन चीजों को कि ये सोसाइटी में प्रॉब्लम है। ये जीन द्रेज फॉरेन नेशनल है, इंडियन सिटीजन बन गए, अभी रांची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, फिर और डिफरेंट जगह के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे कभी कभी पढ़ाते हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कभी कभी विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे पढ़ाते हैं। उन्होंने स्टडी किया, जैसे जस्ट राइट टू एजुकेशन, मार्क टल्ली, एक जो नॉन स्टॉप इंडिया, तो मार्क टल्ली ने बहुत सारी जगह गए, स्टडी किए, झारखंड के कुछ केस स्टडी वगैरह उन्होंने कहीं ना कहीं होशियार। तो आपको जो चीजें होती है वो एज सच वो नहीं लिखना, आप यही ध्यान रखना कि आप अपने इमोशंस जो है वो एग्जाम में कंट्रोल करके रखोगे, और जो फैक्ट्स है, जो फाइंडिंग्स है, जो डिफरेंट कमिटीज वगैरह ने दिए हैं, उस चीज को आपको प्रेजेंट करना है। तो चीजें जो हैं वो कंटेक्स्ट में आ रहे हैं। अब अल्कोहल, बैन ऑन अल्कोहल इन बिहार, तो नो डाउट ये कंप्लीट सक्सेस नहीं है। तो उसमें से आप, यदि ध्यान है किसी न्यूज़पेपर की, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर, अब वो एग्जैक्ट वर्बेटिम सही नहीं होना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इन दिस डे इतने नंबर ऑफ ये पकड़े गए, ये सारी चीजें। तो आप ऐसा कोई भी न्यू सिचुएशन होता है, कोई कहीं ना कहीं, देखो अल्कोहल यदि देखा जाए तो बैन ऑन अल्कोहल, गांधी जी गुजरात में लॉन्ग टर्म से अल्कोहल बैन है, लेकिन कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। तो उस चीज को आप, कुछ चीजों को, लेकिन आप डायरेक्ट उस ढंग से नहीं, कुछ बैकअप रिपोर्ट और इस आधार पे ये चीजों को करोगे। तो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, अच्छा लगा, समझ गए, समझे आप कुछ। जो भी क्वेश्चन क्यूरी है कमेंट बॉक्स में डालो, या जो भी है इशू, नेक्स्ट जो हम इस पर वीडियो बनाएंगे तो वो नेक्स्ट में जो होगा ग्रामर वाला, हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और जो भी है हम आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन और प्रेसी का जस्ट हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।